अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जॉर्ज एलियट एज़ अ मॉडर्न नॉवेलिस्ट। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं जॉर्ज एलियट का नॉवल जो कि है द मिल ऑन द फ्लॉस, तो आज उसी से रिलेट करते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉर्ज एलियट को एज़ अ मॉडर्न नॉवेलिस्ट। वैसे अगर देखा जाए तो जॉर्ज एलियट जो हैं वो विक्टोरियन दौर की नॉवेलिस्ट हैं, विक्टोरियन एरा की। लेकिन जब हम इनके वर्क को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके वर्क में बहुत ज़्यादा मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे विक्टोरियन एरा में जीते हुए जॉर्ज एलियट ने मॉडर्निज्म को अपनाया या मॉडर्न जो मॉडर्न एरा है उसकी तरफ उनकी कैसे झुकाव था या कैसे उनके अंदर कौन कौन से मॉडर्निस्ट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि विक्टोरियन एरा में रह रही थी जॉर्ज एलियट। उनका असली नाम जो था वो मैरी एन एवॉन्स, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछली अपनी वीडियोज़ में। तो इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, विलियम थैकरे, ये इनके जैसी नहीं थी। ये भी दोनों नॉवलिस्ट के ही मैंने नाम लिखे हैं, इनके अलावा और भी उनकी कंटेम्प्रेरी नॉवलिस्ट थे, लेकिन वो उनके जैसी नहीं थी, जबकि उनकी डायरेक्शन कुछ न्यू थी। वो कुछ न्यू करना चाहती थी अपने वर्क्स के थ्रू और उनकी डायरेक्शन काफ़ी डिफरेंट थी अपने दूसरे कंटेम्प्रेरीज़ के अगर हम कंपैरिजन में देखें। नीचे मैंने एक कोट लिखा है जो कि डेविड सेसल ने कहा है इनके बारे में, जॉर्ज एलियट के बारे में। हर अप्रोच टू हर सब्जेक्ट मैटर led to break with those fundamental conventions both of form and matter within the English novel up till then had been constructed। यानी कि इनकी जो अप्रोच थी अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए वो ये थी कि वो फंडामेंटल कन्वेंशंस यानी कि पहले से जो चली आ रही थी कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस उनको तोड़ के डिफरेंट कुछ करना चाहती थी, कुछ डिफरेंट तौर पे अपने तौर पे कंस्ट्रक्ट करना चाहती थी। हम मूव करते हैं पॉइंट्स उन पॉइंट्स पे जो कि इनके वर्क्स में इस तरह के थे जो इनको मॉडर्निज्म की तरफ लेके चलते थे। फर्स्ट हमारे पास है इंटेलेक्ट वर्सेस इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हम देखते हैं कि इंटेलेक्ट क्या होता है कि हमारा अपना इंटेलेक्चुअल लेवल या हमारी विट या हमारा आप कह सकते हैं हिकमत हमारे अंदर कितनी है, हम क्या कुछ अपनी अक्लमंदी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि हम किसी को इंस्ट्रक्शंस दें, इंस्ट्रक्ट करें। तो जो विक्टोरियंस थे वो मोस्टली जो थे वो मेनली इंस्ट्रक्टिव थे, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस देते थे अपने नॉवेल्स के थ्रू। लेकिन जो एलियट हैं हम उनको कह सकते हैं कि वो फर्स्ट इंटेलेक्चुअल नॉवेलिस्ट थी, क्योंकि वो क्या करती थी, वो प्रॉब्लम्स को अपने नॉवेल्स के थ्रू हाईलाइट करने की कोशिश करती थी और अपने आइडियाज़ को अपने नॉवेल्स में प्रेजेंट करती थी। वो इस तरह नहीं करती थी कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस थे अपने नॉवेल्स में, बल्कि अपने आइडियाज़ को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी हिकमत को हम कह सकते हैं, अपनी दानाई को वो अपने नॉवेल्स की स्टोरीज़ के थ्रू हाईलाइट करती थी। और प्रॉब्लम्स को भी, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं उनके नॉवेल्स में कौन सी प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के कॉजेज़ क्या हैं, रीजंस क्या हैं, उन प्रॉब्लम से कैसे निपटा जा सकता है, क्या सब कुछ इंटेलेक्ट का ही तकाजा करता है, इंटेलेक्चुअलिटी ज़रूरी है। तो ये उनके अंदर थी और इसी के थ्रू वो अपने नॉवेल्स को, हम कह सकते हैं कि पूरे तौर पे उनके नॉवेल्स इसी चीज़ को कंप्राइज करके बनाए जाते थे। लेकिन अगर हम इसको देखें दूसरों के कंपैरिजन में, तो जो दूसरे विक्टोरियन राइटर्स थे या विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करते थे। मतलब वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं और दूसरों को उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, मतलब मॉरल स्टोरीज आप कह सकते हैं, इस तरह का वो लिखते थे कि वो मॉरलिटी पे बेस करके लिखते थे और इंस्ट्रक्शंस पे उनकी नॉवेल्स जो हैं वो बेस करते थे, ना कि इंटेलेक्ट पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि हिकमत पे या दानाई पे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो कि है रियलिज्म। रियलिज्म की पहले मैंने डेफिनेशन लिख दी है जो कि ब्रिटानिका की तरफ से ये डेफिनेशन है, रियलिज्म इन द आर्ट्स इज द एक्यूरेट डिटेल्ड अनएम्बेलिश्ड डिपिक्शन ऑफ नेचर और ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। इसका क्या मतलब है कि रियलिज्म आर्ट्स में क्या कहलाता है कि बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल दुरुस्त और बहुत ज़्यादा डिटेल यानी तफसीली डिपिक्शन की जाए नेचर की या लाइफ की। ठीक है, अनएम्बेलिश्ड यानी अनडेकोरेटेड या हम कह सकते हैं ब्यूटिफाइड, कि कोई हम उसमें ब्यूटिफिकेशन ना करें, मतलब जो चीज़ गंदी है उसके गंदे के तौर पे दिखाएं, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छे के तौर पे दिखाएं, अपना अमल दखल छोड़ के बिल्कुल सही हम कह सकते हैं कि डिपिक्ट किया जाए नेचर को या लाइफ को। यानी कि हम जिस भी बारे में स्टोरी लिख रहे हैं उसको बिल्कुल दुरुस्त दिखाया जाए, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है, वो जैसा है उसको वैसा ही दिखाया जाए। इसको रियलिज्म कहते हैं, वर्ड रियल या रियलिटी से निकला है, तो ईजी है इसको समझना। तो जहाँ तक हम बात करें विक्टोरियंस की या मॉडर्निस्ट राइटर्स की, तो विक्टोरियंस जो थे
वो इस तरह से रियलिज़्म पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते थे। वो डेकोरेटेड कहानियाँ लिखेंगे, मतलब डेकोरेटेड लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, हर चीज़ को अपने अंदाज़ से लिखेंगे, ना कि रियलिटी बेस्ड बातें लिखेंगे। तो रियलिटी बेस्ड बातें, रियलिज़्म पे बेस्ड स्टोरीज़ कौन क्रिएट करते थे? मॉडर्निस्ट राइटर्स। तो अभी हम जबकि विक्टोरियन एरा को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जॉर्ज एलियट विक्टोरियन एरा की थी, तो उनके जो विक्टोरियंस की तरह अगर वो लिखती तो वो उस तरीके से नहीं लिखती थी। वो क्या लिखती थी? रियलिज़्म के ऊपर लिखती थी, रियल सीन्स, रियल कैरेक्टर्स, उनके साथ रियल प्रॉब्लम्स, उनके रियल प्रॉब्लम के कॉजेज़, हर चीज़ रियलिटी पे बेस करके लिखती थी। और सबसे मेन अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, जो कि रियलिटी बेस्ड है ऑब्वियसली। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हर इंसान के साथ पेश आ सकते हैं, किसी के साथ आ सकते हैं, किसी के साथ नहीं आ सकते, तो ये रियलिटी बेस्ड चीज़ है जो वो अपने नॉवेल्स के अंदर यूज़ करती थी। विक्टोरियंस जो थे वो एपेरेंट रियलिटीज़, यानी कि जो चीज़ अपीयर हो रही होती थी, जो नज़र आ रही होती थी, जो बज़ाहिर रियलिटीज़ होती थी, उन पे ही इक्तफ़ा करते थे, उससे ज़्यादा आगे का नहीं सोचते थे। लेकिन एलियट जो है वो हर रियलिटी के पीछे उसके कॉजेज़, उसकी वजूहात, उसके असबाब की तरफ जाती थी, और वो डीप हम कह सकते हैं कि पेनिट्रेट करके उसके अंदर डीप इनटू जाके देखती थी। नीचे मैंने लेटिस कूपर का एक बयान हम कह सकते हैं लिखा है एलियट के बारे में। इन हर वर्क देयर इज डेप्थ एंड रियलिटी दैट नो इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैज़ सरपास्ड। यानी कि उनके काम के अंदर ऐसी डेप्थ है, ऐसी रियलिटी है जो कि किसी और इंग्लिश नॉवेलिस्ट के काम में नहीं है, या कोई और इंग्लिश नॉवेलिस्ट इस चीज़ को पास नहीं कर सका, इसको हम कह सकते हैं पीछे नहीं छोड़ सका। नेक्स्ट हमारे पास है सटायर। सटायर होता है, उर्दू में हम इसको कहते हैं तनकीद, यानी कि किसी के ऊपर तनकीद करना, किसी की खामियों को पॉइंट आउट करना। तो विक्टोरियंस भी सटायर करते थे, यानी तनकीदी जो राइटिंग्स हैं वो लिखते थे, सैटिरिस्ट थे। लेकिन उनका जो सटायर था वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए था। ह्यूमर क्या होता है? मजाक, ठीक है, फ़न, कॉमेडी जिसको हम कह सकते हैं। तो फ़न को क्रिएट करने के लिए वो ह्यूमर लिखते थे, लेकिन उनके ह्यूमर का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी या कॉमिक एलिमेंट्स क्रिएट करना था। एलियट, जॉर्ज एलियट ने जब सटायर किया तो उनका एज सीरियस थिंकर उन्होंने सटायर किया। वो जिस चीज़ पर सटायर करती, जिसके ऊपर तनकीद करती, तो उसको वो बहुत सीरियसली लेती थी, ना कि सिर्फ मज़ा या तंज के तौर पे। एलियट जो है उन्होंने कॉमिक आयरनी और माइल्ड सटायर दोनों को कंबाइन किया है, यानी कि उन्होंने उसमें कॉमिक एलिमेंट्स भी क्रिएट करने की कहीं-कहीं कोशिश की है, और कहीं-कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ तनकीद उनका मकसद रहा है। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके उन्होंने ह्यूमर भी क्रिएट किया है, लेकिन उनका ह्यूमर सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़न के लिए नहीं है, बल्कि उनका ह्यूमर जो है वो दूसरों को मोरलाइज़ करने के लिए है, यानी कि मोरालिटी पैदा करने के लिए लोगों के अंदर, लोगों को एक सबक देने के लिए कि अगर वो ये गलत काम करें उस पे वो तनकीद करेंगी। ह्यूमर तो उस तनकीद से पैदा कहीं न कहीं हो ही सकता है, कॉमिक एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन उनका बेसिक मकसद उस चीज़ में क्या है? मॉरलाइज़ करना, लोगों को मॉरल लेसन देना। और उनका जो ह्यूमर है वो इंटेलेक्चुअल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। जैसे कि हमें पता है कि मैगी का जो कैरेक्टर है इस नॉवल में, कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकली उसको एनालाइज़ किया जा सकता है। तो ये जो अप्रोच है सटायर की, कि उसको ना सिर्फ ह्यूमर के तौर पे बल्कि मॉरलिटी के तौर पे भी यूज़ किया जाए, लोगों को मॉरल लेसन्स देने के लिए भी यूज़ किया जाए, ये मॉडर्निस्ट या मॉडर्न नॉवेलिस्ट के टेक्नीक है, जो कि एलियट ने इस्तेमाल की। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। जैसे कि अभी हमने मोरालिटी की बात की, तो विक्टोरियंस जो हैं उनके भी काम में कहीं न कहीं मोरल टच था। जैसे हमने शुरू में बात की कि वो दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए लिखते थे, तो ऑब्वियसली मोरल टच था उनके काम में भी। लेकिन एलियट का जो है मोरल अर्नेस्टनेस पे वो बिलीव करती हैं, यानी कि मॉरल हम कह सकते हैं संजीदगी पे, इखलाकी संजीदगी जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं। संजीदा मिजाज होना, सीरियस होना अपनी लाइफ के लिए, इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, और वो लोगों के अंदर मोरालिटी को इनकलकेट करना चाहती थी, यानी कि उनके अंदर मोरालिटी को डालना चाहती थी। लोगों को चाहती थी कि वो मॉरल इश्यूज़ पे बात करें, वो इखलाकी दूसरों के साथ अच्छे तौर से पेश आएँ। तो जो उनके नॉवेल्स हैं वो हम कह सकते हैं कि एक एम्बॉडीमेंट है मॉरल आइडियाज़ की उनकी। तो एम्बॉडीमेंट क्या होता है? किसी चीज़ की लिविंग एग्जांपल आप कह सकते हैं। तो उनके जो नॉवेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्प्लीफाई करते हैं उनके मॉरल आइडियाज़ को। तो वो चाहती क्या हैं? इस सब के थ्रू वो चाहती हैं कि उनके नॉवेल्स ना सिर्फ लोग फ़न और एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ें, बल्कि उनके नॉवेल्स को पढ़ने के बाद लोग जो हैं वो अपनी लाइफ़ को, अपने आप को, अपनी सोसाइटी को वापस से रीशेप या रीमोल्ड कर सकें उनके नॉवेल्स की लाइट में। यानी कि उनके नॉवेल से जो कुछ उन्होंने सीखा, उससे वो अपने आप को भी रीशेप कर सकें या अपने अंदर भी चेंजेस ला सकें। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि इनके नॉवेल्स के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बात की, कि वो साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती थी। जबकि उस दौर में कोई ख़ासी साइकोलॉजी में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये विक्टोरियन एरा की बात है, पुराने दौर की बात है, तो तब साइकोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट भी नहीं हुई थी। लेकिन इन्होंने अपने नॉवेल्स में साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया।
क्यों इसको हम रियलिज्म से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो रियलिटी पे बात करती थी। तो रियलिटी में साइकोलॉजी एग्जिस्ट करती है, लोगों की साइकी, लोगों का सोचना समझना ये सब एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो उनको अंदर से भी ड्रॉ करते हैं। बाहर से तो हर नॉवेलिस्ट ड्रॉ करता है कि उस अगर वो किसी कैरेक्टर पे बात करे तो वो बताएगा कि उस कैरेक्टर के बाल कैसे थे, उस कैरेक्टर के ड्रेस कैसा था, उसका स्किन कलर कैसा था, उसके बात करने का अंदाज, उसकी सब बातें वो बताएगा। लेकिन बज़ाहिर तो जो अंदरूनी कैरेक्टर को ड्रॉ करना है वो एलियट ने बहुत ज़्यादा ड्रॉ किया है। उनकी सोच, उनकी नेक्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं, हर चीज़ उन्होंने बताई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर है मैगी टलीवर का, जो प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की, वो बहुत ज़्यादा इससे डील करता है क्योंकि उसी की साइकी को पूरे तौर पे एक्सप्लेन किया गया है नॉवल के अंदर। अब यहाँ पे जो उनके कंटेम्प्रेरीज हैं, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस हो गया, ब्रॉन्टे सिस्टर्स हो गई, जेन ऑस्टन हो गई, इन्होंने भी इतना ज़्यादा वो साइकोलॉजिकल अप्रोच नहीं अपनाई। तो इस तरह से जो पिक्चर कैरेक्टर्स की क्रिएट की है जॉर्ज एलियट ने, वो इन नॉवलिस्ट से भी बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा वो ये भी बताती हैं कि चाहे वो कोई सेंट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा नेक पारसा इंसान हो, या वो सिनर हो, बहुत ज़्यादा गुनाहगार इंसान हो, वो दोनों कहीं ना कहीं एक ही मिट्टी से बने हैं। ये नहीं है कि दूसरे नॉवलिस्ट की तरह वो किसी अच्छे आदमी को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर दें कि वो पता नहीं कोई आसमान से उतरा है, नहीं, बल्कि वो कहती हैं वो भी ज़मीन पे ही रहते हैं। लेकिन उनमें फ़र्क किस चीज़ का है? स्ट्रेंथ ऑफ माइंड का, कि अपने दिमाग को किस जगह पे इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसी चीज़ का उन दोनों इंसानों में फ़र्क है, जिससे वो दोनों इतने मुख्तलिफ बन जाते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोबायोग्राफिकल अप्रोच। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद, हम खुद, बायो मीन्स लाइफ, और ग्राफी मीन्स किसी चीज़ को प्रेजेंट करना ग्राफिकली। तो ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब हुआ कि हम अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखें। सो ऑटोबायोग्राफिकल अप्रोच यानी कि वो जो भी लिखती थी जॉर्ज एलियट, उसमें वो कहीं ना कहीं अपने बारे में भी लिखती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो क्लियरली अपने बारे में लिखती थी। अगर हम एग्जाम्पल लें इसी नॉवल की जो हमने स्टडी किया रिसेंटली, द मिल ऑन द फ्लॉज, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि वो क्या बात करती है कि जो मैगी डेलिवर के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं। तो जो मैगी टलीवर का कैरेक्टर है वो कहीं न कहीं एलियट का हम कह सकते हैं एलियट की झलक है उसके अंदर। जॉर्ज एलियट ने अपना कैरेक्टर, अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन किया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मैगी। तो इस तरह से एलियट जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट या ऑटोबायोग्राफिकल टेक्नीक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं अपने नॉवेल्स के अंदर, स्पेशली इस नॉवल के अंदर। अगर हम देखें, मैगी जो है वो रिलीजियस कन्फ्यूजन्स का शिकार रहती है इस नॉवल के अंदर। इसी तरीके से एलियट भी अपनी लाइफ में रिलीजियस कन्फ्यूजन का शिकार रही। उनको नहीं समझ आता था कि रिलीजन में किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। जब रिलीजन में सेक्ट्स बन जाते हैं, सेक्ट्स क्या, जैसे कि ग्रुप्स बन जाते हैं, हम कह सकते हैं जैसे डिफरेंट मसलक बन जाते हैं, तो उसमें इंसान जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। यही कन्फ्यूजन मैगी को भी है नॉवल में, और यही कन्फ्यूजन एलियट को भी अपने लाइफ में थी। फिर फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन की हैं इस नॉवल में। तो यही फैमिली रिलेशनशिप्स का जो इशू है, जो कि इस नॉवल के अंदर दिखाया गया है, डॉटसन्स की तरफ, फिर दूसरे टेलीवर्स की तरफ, और बीच में मैगी और टॉम और उनकी फैमिली। तो ये सारा फैमिली जो टेंशन्स हैं वो एलियट की लाइफ में भी थी, जो कि इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। फिर ब्रदर की बात अगर की जाए, सिबलिंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर। तो मैगी का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था अपने ब्रदर आइजैक के साथ, जो कि इस नॉवल में मैगी का टॉम के साथ था, वो रियल लाइफ में एलियट का आइजैक के साथ एक बॉन्ड था। तो ये जो चीज़ है ये दिखाई गई है इस नॉवल के अंदर, जो कि एलियट की लाइफ से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। और अगर हम लास्टली देखें तो लव लाइफ विद जॉर्ज हेनरी ल्यूइस, ये कौन है? जैसे कि मैगी की लव लाइफ दिखाई गई है फिलिप के साथ, कभी स्टेफन के साथ, तो इसी तरीके से जॉर्ज हेनरी ल्यूइस भी हैं, जो कि एक राइटर ही थे। उनको बहुत ज़्यादा शौक था, या बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं लगाव था लिटरेचर के साथ, और एलियट भी लिटरेचर की फील्ड से ताल्लुक़ रखती थी। तो इसीलिए इन दोनों के दरमियान भी एक हम कह सकते हैं लव कनेक्शन शुरू हो गया। तो मैगी की स्टोरी में भी ऐसा ही है कि फ़िलिप और मैगी दोनों जो हैं वो इंटेलेक्चुअल हम कह सकते हैं कि पसंदीदगी रखते थे, और दोनों फिर एक दूसरे के करीब आने शुरू हो गए। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है इस नॉवल में, जो कि एलियट की लाइफ में भी सिमिलर ही वाक़यात गुजरे। लास्टली हम देखते हैं कि फाइनली अब हम ये देखेंगे कि विक्टोरियन है एलियट या फिर मॉडर्न। ऑब्वियसली देखा जाए दौर के लिहाज से तो विक्टोरियन ही है, लेकिन अगर उनकी अप्रोच के लिहाज से देखा जाए तो वो मॉडर्न है। तो एलियट जो है उनके आइडियाज़ कहीं न कहीं विक्टोरियन भी हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोच है, जो टेक्नीक्स वो यूज़ कर रही हैं अपने नॉवल के अंदर, वो मॉडर्न टेक्नीक्स हैं। तो हम देखें तो जैसा कि हमने पीछे सारा एनालाइज़ किया, तो उनकी कम क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो विक्टोरियंस के साथ मैच करती हैं, और ज़्यादा ऐसी हैं जो मॉडर्न्स के साथ मैच करती हैं। और स्पेशली देखा जाए तो वर्जीनिया वुल्फ, जो कि मॉडर्निस्ट नॉवेलिस्ट हैं,
उनके साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है एलियट की टेक्निक्स या एलियट की अप्रोच जो वो अपने नॉवल में इस्तेमाल करती हैं। पीछे से भी अगर देखा जाए चौसर जो हैं वो बहुत अर्ली हम कह सकते हैं एरा के राइटर हैं, तो उनके साथ भी मैच करती है कोई चीज़। जैसे कि चौसर अपने कैरेक्टर्स को जब ड्रॉ करते हैं वो भी रियलिज़्म की बेस पे ड्रॉ करते हैं, और चौसर जब अपने कैरेक्टर के बारे में बताते हैं तो वो उसकी कोई जजमेंट खुद पास नहीं करते, बल्कि वो क्या कहते हैं, वो अपने कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ बता देते हैं और रीडर्स पे छोड़ देते हैं कि अब रीडर उस कैरेक्टर को अच्छा समझना चाहे तो अच्छा समझे, बुरा समझना चाहे तो बुरा समझे। वो खुद अपने नॉवल में ये नहीं कहते कि ये कैरेक्टर विलन था और ये कैरेक्टर अच्छा था, बल्कि वो सिर्फ सब कैरेक्टर्स के बारे में बता देते हैं। तो सिमिलरली ये चीज़ जो है वो एलियट के अंदर भी है। तो हम इस तरीके से ये हम कंक्लूड ये कर सकते हैं अपनी पूरी इस डिस्कशन से कि एलियट जो है हम उनको ना ही पूरा का पूरा मॉडर्न कहेंगे, ना ही पूरा का पूरा विक्टोरियन कहेंगे, बल्कि वो मिक्सचर हैं ऑफ विक्टोरियन एंड मॉडर्न, हम इस तरीके से कह सकते हैं। और एंड में मैंने एलियट का अपना ही एक ओपिनियन अपने ही बारे में लिखा है। एलियट अपने बारे में क्या कहती हैं, माई स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट इज़ टू अवॉइड एनी सच आर्बिट्ररी पिक्चर एंड टू गिव अ फेथफुल अकाउंट ऑफ men एंड थिंग्स एंड दे हैव मिरर्ड देमसेल्व्स इन माई माइंड। यानी कि एलियट कह रही मेरी सबसे ज़्यादा एफर्ट किस चीज़ में होती है कि मैं कोई ऐसी पिक्चर ना क्रिएट करूँ किसी की जो कि एग्जिस्ट वैसी ना करती हो, बल्कि मैं फेथफुली काम करना चाहती हूँ, ट्रू पिक्चर बनाना चाहती हूँ लोगों की, चीज़ों की, जैसे कि मेरी माइंड में है मैं वैसे ही चाहती हूँ कि मैं दूसरे लोगों को भी वही बताऊँ जो कि मेरे दिमाग में चल रहा होता है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि विक्टोरियन एरा में जीते हुए कैसे एलियट ने मॉडर्न एलिमेंट्स को अपने वर्क्स में यूज़ किया। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।